एक सबसे बड़ा की टेक अवे हो सकता है इस पॉडकास्ट का कि आप कभी भी लोन लेके ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट ना करें, वो पैसा डूबना ही है। ये मैंने बहुत ऑब्जर्व करा है मार्केट में। मुझे कितना समय लगेगा एक प्रॉपरली स्टॉक मार्केट सीखने में और एक प्रॉफिटेबली ट्रेडर बनने में? सर देखिए, कम से कम 6 महीने का वक्त तो लगता है। लोग ये 6 महीने का वक्त नॉर्मली देना नहीं चाहते क्योंकि सभी को क्विक मनी चाहिए। आपको 12 साल का एक्सपीरियंस है ये फील्ड में, एक कॉमन मिस्टेक्स बताइए जो नया जो भी स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर है वो करता है। को इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है शेयर मार्केट में, तो वो कैसे करना चाहिए, उन्हें क्या कहाँ से शुरू करना चाहिए? प्रफुल्ल सर, अगर मुझे कोई कंपनी में इन्वेस्ट करना हो तो मुझे उसमें क्या देखना चाहिए? प्रफुल्ल सर, कोई नया इन्वेस्टर है जिसको इन्वेस्ट करना है, उसके पास कैपिटल अमाउंट कम है, तो उस ऐसे लोगों को आप क्या सलाह देंगे? सर मार्केट में मैंने देखा है लोगों की ड्रीम्स तो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, लेकिन उनकी सेविंग्स काफ़ी छोटी होती है। और छोटी सेविंग्स को लेके अगर वो मार्केट में उतरते हैं, और मैंने बहुत लोगों को देखा है सर, काफ़ी रिस्क उठाते हैं। और इतना बड़ा रिस्क लेने के बाद जब मार्केट में छोटी मोटी मंदी भी आ जाती है तो सबसे प्रभावित होने वाले जो इन्वेस्टर्स हैं वो यही होते हैं जिन लोगों की छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स मार्केट में लगी हुई है। और आप ये भी बताइए कि जो गोल्ड ईटीएफ है वो क्या होता है और इससे आम जनता को क्या हम बोल सकते हैं कि फायदा होगा? अगले 10 साल में उसकी बेटी की शादी है और उसको गोल्ड वगैरह उसको देना है, तो कैसे देगा, कैसे छोटे छोटे अमाउंट में आप इन्वेस्ट कर सकते हो? तो उसका एक सरल रास्ता है ईटीएफ। गोल्ड अब इतना महंगा हो गया है कि आपको, आप मान के चलिए ना, 80-89,000 है। अगर आप गोल्ड का कोई ऑर्नामेंट भी अभी लेते हैं तो कम से कम लाख रुपए आपको लेके चलना पड़ेगा। लेकिन लाख रुपए एट वंस अरेंज करना काफी डिफिकल्ट हो गया है। तो उसी का एक ये बहुत पॉपुलर रास्ता है, बहुत इजी रास्ता है, गोल्ड ईटीएफ। जी नमस्कार, मेरा नाम है सचिन कुमार राय और आज के इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज का पॉडकास्ट जो है वो काफ़ी स्पेशल है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंस यानी पैसे के बारे में। और पैसे में भी अगर हम लोग बात करेंगे तो शेयर मार्केट के बारे में। हर किसी को लगता है भाई शेयर मार्केट, पैसा डालो आपका पैसा दुगुना तिगुना 10 गुना 100 गुना ज़्यादा हो जाता है। और हम लोग ने ये देखा भी है और सुना भी है कि भाई आपने अगर 20 साल पहले 25 साल पहले आपने कुछ हज़ार रुपये लगाए होते, आज की तारीख में अगर वो कैलकुलेट करते तो शायद आप लखपति या करोड़पति होते थे। आज का जो एपिसोड है हम लोग शेयर मार्केट के बारे में जानेंगे, तो इसके लिए हमारे पास जो एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट की राय लेंगे, एक्सपर्ट के बारे में बात करेंगे और छोटी और बड़ी शेयर मार्केट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो है प्रफुल्ल शर्मा। प्रफुल्ल शर्मा जो है उनको करीब 12 साल का एक्सपीरियंस है शेयर मार्केट की इस फील्ड में। शेयर मार्केट का इनको अच्छा नॉलेज भी है। उसके अलावा इनका अपना इंस्टीट्यूट है जहां पे शेयर मार्केट के बारे में बताते हैं और सिखाते हैं। इनका जो इंस्टीट्यूट है उसका नाम है स्टॉक स्ट्रीट्स। तो चलिए हम प्रफुल्ल सर से बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, थैंक यू मुझे यहाँ बुलाने के लिए। प्रफुल्ल सर, आप अपने बारे में कुछ बताइए। बेसिकली 2012 से मैं इस फील्ड में हूँ एंड काफ़ी लंबा समय हो गया है मुझे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हुए, लोगों को सजेशंस देते हुए, एंड अलॉन्ग विद दिस मैं सिखा भी रहा हूँ। 2014 से मेरा ये जो आपने नाम लिया स्टॉक स्ट्रीट्स, ये फॉर्म मैं 2014 से चला रहा हूँ और इसमें कम्प्लीटली स्टॉक मार्केट का हम रिसर्च भी करते हैं। अलॉन्ग विद दिस हम लोगों को ट्रेनिंग भी देते हैं इसके बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में। प्रफुल्ल सर, ये शेयर मार्केट एक्चुअली है क्या? आप हमारे ऑडियंस को जरा बताएंगे। काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं इस बारे में कि शेयर मार्केट क्या है, स्टॉक मार्केट क्या है, बिकॉज लोगों को नॉलेज इनिशियली काफ़ी शुरुआत से ही कम रही है। एंड 1992 काफ़ी फेमस मूवी भी आई थी स्कैम के बारे में, स्कैम 1992 के बारे में, हर्षद मेहता। और उसके बाद जिस तरह का काफ़ी बड़ा चेंजेस आया इंडियन मार्केट्स में एंड जिस तरह के वॉल्यूम्स आए, उसके बाद मार्केट में काफ़ी बड़ा हाइप हो गया लोगों के बीच में। स्टॉक मार्केट को लेके काफ़ी बड़ा हाइप हो गया कि भाई बड़ी तेज़ी से पैसा कमाते हैं और बहुत इसमें दुगना तिगना, जैसा आपने शुरुआत में कहा कि स्टॉक मार्केट में पैसा बड़ी तेज़ी से लोग कमाते हैं। तो ये बहुत सारी गलत धारणाएं हैं लोगों के माइंड में स्टॉक मार्केट को लेके। तो स्टॉक मार्केट क्या है? बेसिकली स्टॉक मार्केट वो जगह है, एक प्लेटफॉर्म है, एक स्टेज है जहां पे लोग शेयर्स आपस में एक दूसरे के साथ बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, बेचते भी हैं लोग, खरीदते भी हैं। एंड ये जो शेयर मार्केट है कंप्लीटली डिपेंड करता है डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर। तो आप एक ऐसा समझ लीजिए कि आपके पास कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, आप ऐसा समझ लीजिए कि आपकी बैंक एफडी है। लोगों को बैंक एफडी बड़ी इजीली समझ में आती है। तो आप मान के चलिए आपको बैंक एफडी तोड़वानी भी नहीं है और आपको इन्वेस्टमेंट भी निकालना है, तो कैसे निकालेंगे?
तो आप डेफिनेटली मार्केट में किसी ना किसी को ढूंढेंगे जिसको उस एफडी में पैसा लगाना हो, राइट। तो ऐसी एक जगह जहां पे जरूरतमंद अपना पैसा लेके आते हैं और शेयर्स खरीदते हैं, और जिसको अपना शेयर्स बेचना है, अपना पैसा निकालना है उसमें से, वो निकालते हैं। तो इस तरह के प्लेटफॉर्म को शेयर मार्केट कहते हैं। प्रफुल्ल सर, बहुत लोगों को ये लगता है कि जो शेयर मार्केट है वो जुआ है, गैम्बलिंग है ना। तो बहुत लोग उसके कारण, बहुत लोग लगते हैं कि भाई हम जल्दी से जल्दी पैसे कमा ले, और बहुत लोगों को लगता है यार जुआ है तो कौन पैसे लगाएगा। तो इसके बारे में कुछ बताइए। सर, आपको एक सच्ची बात बताऊं कि मैं भी बचपन से जब बड़ा हुआ तो यही सुनते सुनते बड़ा हुआ कि शेयर मार्केट जुआ है, या इस तरह की कुछ गैम्बलिंग जैसी कोई चीज़ें होती हैं यहाँ पे, और पैसा फंस जाता है। तो सर, इसका एक्चुअली मैं आपको जवाब दूं कि काफ़ी समय पहले, जब तक सेबी काफ़ी पावरफुल नहीं हुआ था, इसके जो रूल्स रेगुलेशन अब आए हैं, जिस तरह का एम्पावरमेंट इन्वेस्टर्स को अब दिया गया है, पहले नहीं था। पहले कोई भी स्कैम करके इजीली चला जाता था, और बहुत सारी चीज़ें थी जो इन्वेस्टर से हाइड करके रखी जाती थी। इसीलिए जो पहले के ज़माने के लोग बोला करते थे कि शेयर मार्केट जुआ है, वो सच में पहले जुआ होता था, क्योंकि चीज़ें इतनी ओपन नहीं थी। ओके, होता क्या था कि आप किसी ब्रोकर के पास जाते हैं, अनजान ब्रोकर के पास जाते थे, और वो आपसे कैश में डील करता था, पक्की कच्ची रिसीट देता था। शेयर्स आपको 1-1.5 महीने बाद आते थे, आए नहीं आए नहीं आए। तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती थी कि मिसयूज़ होता था पब्लिक फंड्स का। लोग गलत ब्रोकर के पास में जाके फंस जाते थे। रजिस्टर्ड ब्रोकर्स नहीं होते थे पहले, और कितने पे बाय किया, कितने पे सेल किया, ये लोगों को कुछ जानकारी दी नहीं जाती थी। एक्सचेंज के थ्रू भी और ब्रोकर के थ्रू भी सही जानकारी पब्लिक तक नहीं पहुंच पाती थी। इसलिए पहले के ज़माने के लोग इसे जुआ कहते थे। लेकिन आज के ज़माने में की अगर हम बात करें, पिछले 15 सालों में जिस तरह के चेंजेस आए हैं मार्केट में, उसको देखते हुए मैं सच में कह सकता हूं कि अब ये जुआ बिल्कुल नहीं रहा। कंप्लीटली चीज़ें ट्रांसपेरेंट हो गई हैं, एंड काफ़ी डायरेक्ट एक्सेस है लोगों को मार्केट का। 10 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो लोगों के हाथ में मोबाइल तो थे, लेकिन एप्स वगैरह उतने डेवलप नहीं हुए थे, टेक्नोलॉजी उतनी डेवलप नहीं हुई थी। आज हर कोई अपने मोबाइल से प्रॉपर बाय कर रहा है, प्रॉपर सेल कर रहा है, उसे सही जानकारी है कि उसने कितने पे बाय किया, कितने पे सेल किया। लेकिन पहले के टाइम पे ऐसा नहीं होता था, जिसके कारण से इसे लोग सच में जुआ कहते थे। बट आज के समय में ये जुआ नहीं है, ये एक इन्वेस्टमेंट क्लास है, और जहाँ पे आपको पूरी जानकारी के साथ इन्वेस्ट करना चाहिए। ये अब जुआ नहीं रहा। बहुत लोगों को जैसे पढ़ाते हैं, बहुत लोग अलग अलग चीजें पढ़ाते हैं, कोई मार्केटिंग सिखाता है, कोई सेल्स सिखाता है, कोई फाइनेंस सिखाता है, शेयर मार्केट सिखाने के बारे में। और आपको मतलब ऐसा क्यों लगा कि यार मुझे शेयर मार्केट से रिलेटेड कोचिंग करनी चाहिए? Sir, back in 2013 when I completed my MBA from financial markets, तब एक बहुत बड़ा गैप था मार्केट में और मार्केट की अंडरस्टैंडिंग में लोगों के बीच में। आप आज हर किसी को टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट रीडिंग थोड़ा बहुत यूट्यूब से सीख के करते हुए देखते होंगे। आज लोगों के हाथ में मोबाइल आ गए हैं, चार्ट्स वगैरह इजीली देख लेते हैं। बट 2013 से पहले लोगों को स्टॉक मार्केट जैसा कोई चीज़ है ये भी मालूम नहीं था, टेक्निकल एनालिसिस जैसी कोई चीज़ है ये भी मालूम नहीं थी, पब्लिक का पार्टिसिपेशन काफ़ी कम था, एंड लोग इसे एक तरह का इन्वेस्टमेंट क्लास, बहुत कम लोग थे जो इसमें करते थे। आपने सुना होगा गुजराती लोग, मारवाड़ी लोग, इनका डोमिनेंस मार्केट में ज़्यादा है, क्योंकि ये क्या होता है, एक फैमिली कल्चर होता है। काफ़ी समय से उनके परिवार वाले इस मार्केट को जानते हैं, इस मार्केट के साथ ट्रेड कर रहे हैं, इस मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वो उस तरह का ज्ञान अपने बच्चों को देते थे। लेकिन अगर हम मारवाड़ी और गुजराती कम्युनिटी के बाहर की बात करें तो बहुत कम कम्युनिटी है जो स्टॉक मार्केट में रियली बिलीव करती थी या उसमें इन्वेस्टमेंट करने की सलाह या अपने बच्चों को उस तरह की चीज़ों में प्रमोट करने के बारे में सोचते थे। हिस्टोरिकली हमारे देश में एक तो लैंड और गोल्ड, ये दो ही इन्वेस्टमेंट क्लास काफ़ी कॉमन रहे, बट स्टॉक मार्केट की अगर हम बात करें तो बहुत कम नॉलेज थी लोगों को 2013 में। एंड जब मैंने ये गैप आइडेंटिफाई किया तब मुझे ऐसा लगा कि नहीं, लोगों को नॉलेज देनी चाहिए इस चीज़ के बारे में, जागरूकता बढ़ानी चाहिए। लोगों को ट्रेन अगर हम करेंगे तो ऑब्वियसली रोजगार भी उन्हें मिलेगा और एक तरह की जागृति भी लोगों में आएगी। सो इसीलिए मैंने स्टॉक मार्केट में सिखाने का भी शुरू किया। अलॉन्ग विद स्टॉक मार्केट मैं विजिटिंग फैकल्टी हूँ काफ़ी कॉलेजेस में, जहाँ पे मैं टेक्निकल एनालिसिस, डेरिवेटिव्स, फाइनेंशियल मॉडलिंग, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, डेट मार्केट, करेंसी मार्केट, इंटरनेशनल फाइनेंस, ये सारे सब्जेक्ट पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को पढ़ाता भी हूँ। सो स्टॉक मार्केट में धीरे धीरे, क्योंकि बिकॉज ये सब फील्ड जो है रिलेटेड है, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड फील्ड्स है, तो इन सब में मेरा काफ़ी इंटरेस्ट था। पहले से टीचिंग में तो मुझे इंटरेस्ट था ही था,
साथ ही साथ स्टॉक मार्केट, बिकॉज ये मेरा खुद का डोमेन है, दिस इज माय कोर डोमेन, तो मैं इसमें ट्रेनिंग भी मैंने देना शुरू किया 2014 में। एंड गोइंग अहेड आई बिकेम अ फ्रेंचाइजी होल्डर ऑफ अ स्पेसिफिक ब्रोकिंग फर्म, जो कि मेरी आज तक कंटिन्यू है। एज ए लेमैन मुझे शेयर मार्केट के बारे में जीरो नॉलेज है, कुछ भी नहीं, पर मुझे बहुत इंटरेस्ट है। मुझे कितना समय लगेगा एक प्रॉपरली स्टॉक मार्केट सीखने में और एक प्रॉफिटेबली ट्रेडर बनने में? सर देखिए, कम से कम 6 महीने का वक्त तो लगता है। लोग ये 6 महीने का वक्त नॉर्मली देना नहीं चाहते, क्योंकि सभी को क्विक मनी चाहिए। बट अगर जेन्युइनली मैं बात करूं इस बारे में, तो कम से कम 6 महीना आपको लगेगा, जिसमें आपको प्रॉपर इन डिटेल बेसिक से एडवांस तक की टेक्निकल एनालिसिस की जानकारी होनी चाहिए। बेसिक से एडवांस तक की टेक्निकल एनालिसिस की जानकारी होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको स्टॉक मार्केट के जो जार्गन्स होते हैं, मार्केट के टाइमिंग होते हैं, कॉर्पोरेट एक्शंस होते हैं, इस तरह की चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए और आपकी उसमें प्रैक्टिस होनी चाहिए। और साथ ही साथ जैसे जैसे हम आगे डिस्कस करेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस की भी प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए। ये आपको बहुत मदद करेगा स्टॉक सेलेक्ट करने में, क्योंकि आज मार्केट में मोर देन 2000 स्टॉक्स लिस्टेड है। तो इन 2000 स्टॉक्स में से आप कैसे फिल्टर आउट करेंगे बेस्ट स्टॉक, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो कम से कम मैं मानता हूँ कि 6 महीना रिगरसली अगर आप इसमें मेहनत करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो 6 महीने में आप ये स्किल डेवलप कर सकते हैं। आपको 12 साल का एक्सपीरियंस है ये फील्ड में, एक कॉमन मिस्टेक्स बताइए जो नया जो भी स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर है वो करता है। सर सबसे बड़ी मिस्टेक तो ये करते हैं लोग मार्केट में जब भी आते हैं, तो वो अनसोलिसिटेटेड टिप्स लेते हैं। मतलब वो किसी से भी टिप्स ले लेते हैं कि अपने मेरे फ्रेंड ने इन्वेस्ट किया है या मेरे रिलेटिव ने इन्वेस्ट किया है, या कहीं से टेलीग्राम पे आपको सस्ती टिप्स मिल गई है, व्हाट्सएप पे आपको किसी ने बता दिया है, या बहुत से लोग तो न्यूज़ चैनल्स को भी फॉलो करते हैं, वहाँ पे कहीं से कुछ सुन लिया और फिर बस अंधाधुंध पैसा लगा दिया। तो एक सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि लोग खुद की रिसर्च या खुद का बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिना डेवलप करे मार्केट में बड़ा पैसा लगा देते हैं। दूसरी बात कि जो भी टिप्स उनको मिली है उसमें वो बहुत बड़ा इन्वेस्ट कर देते हैं। और सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि लोग सोचते हैं कि हम फटाफट ज़्यादा पैसा लगाएंगे और जल्दी से बड़ा कमा लेंगे, और ज़्यादा पैसा लगाने के चक्कर में वो लोन भी ले लेते हैं। तो मार्केट में सर पिछले 12 साल में मैंने एक चीज़ देखी है, एक चीज़ बड़ी कीनली ऑब्जर्व करी है कि जब भी पैसा आप उधार लेके मार्केट में आते हैं, वो पैसा डूबना ही है। एक सबसे बड़ा की टेक अवे हो सकता है इस पॉडकास्ट का कि आप कभी भी लोन लेके ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट ना करें, वो पैसा डूबना ही है। ये मैंने बहुत ऑब्जर्व करा है मार्केट में कि अगर आपको जानकारी भी नहीं है, आप नए हैं और आप लोन लेके आते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो ये पैसा आपका डूबना ही है। बिल्कुल सही बात है सर। लोग क्या हो जाता है कि मेरे भाई ने शेयर मार्केट में पैसे लगाया, उसने बता दी, मैंने न्यूज़ चैनल देख लिया है, किसी ने टिप दी, ये टिप वाला सिस्टम बहुत होता है। और सही बात है, ये टेलीग्राम है, व्हाट्सएप पे ज्यादातर यही चलता है। और ये भी बात सही है कि लोन लेके लोग कर्जा लेके कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं, जो काफी घातक रहता है। तो आप सजेशन दे सकते हैं कि अगर किसी को इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है शेयर मार्केट में, तो वो कैसे करना चाहिए, उन्हें क्या कहाँ से शुरू करना चाहिए? सर एज अ पार्ट ऑफ एनालिसिस हम शुरू कर सकते हैं टेक्निकल एनालिसिस से। ओके, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, मैं आपको एक बड़ी लेमन लैंग्वेज में बताता हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है। आपने कभी ना कभी किसी का ईसीजी देखा होगा, आपने कराया होगा, तो आपने देखा होगा मशीन लगाते हैं और वो हार्ट की धड़कनें ऊपर नीचे करते हैं। अब अगर वो डॉक्टर उस पर्टिकुलर ईसीजी को देखेगा तो उसे समझ में आएगा भी हार्ट के किस कोने में या क्या तकलीफ है, अंदर क्या इशू है। एज अ लेमन देखेगा तो उसे कुछ समझ में नहीं आएगा, राइट, कि अंदर क्या चल रहा है। टेक्निकल एनालिसिस लगभग वैसा ही होता है कि एक लेमन अगर चार्ट्स को देखेगा तो देखेगा कुछ कैंडल्स बन रहे हैं, लाइन ऊपर नीचे जा रही है, समझ में नहीं आएगा हो क्या रहा है। बट जब आप इस चीज को सीखते हैं, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जो टेक्निकल एनालिसिस है ना, ये बिल्कुल मार्केट का ईसीजी है। अंदर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इस चीज की प्रॉपर डिटेलिंग आपको टेक्निकल एनालिसिस में समझ में आती है। एंड मैं आपको बोलूँ, मुझे इतने साल हो गए मार्केट में, 12 साल ऑब्वियसली हो गए। सो मैं ये देखता हूँ कि मार्केट है ना, काफी सारे सिग्नल्स देता है। मार्केट हमसे बात करना चाहता है, लेकिन उसके बात करने की लैंग्वेज अलग है, वो सिग्नल्स में बात करता है। इन्हीं सिग्नल्स को रीड करके हम अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले सकते हैं, और इसी को टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। तो सबसे पहले आपको टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज होनी चाहिए, फिर मार्केट जार्गन्स की कुछ नॉलेज होनी चाहिए, एंड एट द एंड डेफिनेटली आपको फंडामेंटल नॉलेज भी होनी चाहिए। अब ये फंडामेंटल और टेक्निकल क्या है, इसका आपको थोड़ा सा अंदाजा दे देता हूँ। तो टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली चार्ट्स की स्टडी होती है। जो कुछ भी हम देखते हैं चार्ट पे, कैंडलस्टिक्स हो गए, लाइन चार्ट हो गई, बार चार्ट हो गई, काफ़ी सारे चार्ट पैटर्न्स है। तो ये जो चार्ट्स हम देखते हैं और इससे जब हम सिग्नल्स आइडेंटिफाई करते हैं,
तो ये टेक्निकल एनालिसिस हो गई। बट जब हम कंपनी की एनालिसिस करते हैं, हम इकोनॉमी की एनालिसिस करते हैं, उस कंपनी के बैलेंस शीट्स की एनालिसिस करते हैं, उस कंपनी के वैल्यूएशंस की बात करते हैं कि मार्केट से कोई पर्टिकुलर स्टॉक महंगा है, सस्ता है, इस चीज को हम फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं। तो फंडामेंटल एनालिसिस आपको सही स्टॉक चुनने में मदद करता है, और टेक्निकल एनालिसिस कब आपको एंट्री लेनी है, कब एग्जिट लेना है, कब आपको लग रहा है कि यहाँ से स्टॉक यू टर्न लेगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ये पूरा आपको जानकारी टेक्निकल एनालिसिस देता है, और सही स्टॉक चुनने के लिए फंडामेंटल आपकी मदद करता है। प्रफुल्ल सर, अगर मुझे कोई कंपनी में इन्वेस्ट करना हो तो मुझे उसमें क्या देखना चाहिए? एकदम सही सवाल पूछा सर आपने कि किसी को अगर किसी पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट करना है एज अ न्यू इन्वेस्टर, उसे क्या क्या देखना चाहिए। तो उसके लिए मैं एक बहुत सिंपल सी बात कहूँगा कि एटलीस्ट आप गूगल करके कंपनी का सेल्स देख सकते हैं कि कंपनी का सेल्स कंसिस्टेंटली क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, कंपनी किस तरह के प्रॉफिट्स कमा रही है, वेदर प्रॉफिट्स है भी या नहीं कि माइनस में चल रही है कंपनी, ये भी देखना जरूरी होता है। साथ ही साथ आप एटलीस्ट ये समझ सकते हैं कि कंपनी किस तरह के प्रोडक्ट या सर्विस में डील कर रही है। ये हमें बेसिक समझ होनी चाहिए किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले कि एटलीस्ट वो कंपनी का प्रोडक्ट है क्या, किस तरह से वो सेल्स कमा रही है, किस तरह की टेक्नोलॉजी पे वो काम कर रही है, एंड किस तरह का कॉम्पिटिशन उसको मार्केट में फेस आगे जाके करना पड़ रहा है या करना पड़ सकता है। एंड साथ ही साथ कि ये प्रोडक्ट, ये पर्टिकुलर जिस सेक्टर में, जिस भी सेक्टर में ये कंपनी है, उस सेक्टर में आगे जाके ग्रोथ है या नहीं, या वो टेक्नोलॉजी ऑब्सोल्यूट होने वाली है, थोड़े समय में वो टेक्नोलॉजी खत्म होने वाली है इंडस्ट्री से, मार्केट से। एटलीस्ट ये कुछ चीजें हैं जो मैं समझता हूँ एज अ लेमैन इन्वेस्टर गूगल करके भी आराम से ढूंढ सकता है। एंड अगर इतनी आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ गई तो आपको ऑब्वियसली कंपनी का फ्यूचर पोटेंशियल थोड़ा बहुत उसका अंदाजा लगभग आपको आ ही जाएगा। हम स्टॉक मार्केट में ज्यादातर सुनते हैं भाई अपना पोर्टफोलियो, ये पोर्टफोलियो के बारे में, मतलब स्टॉक मार्केट में पोर्टफोलियो का टर्म है क्या? तो पोर्टफोलियो बेसिकली इट्स अ बंडल ऑफ सिक्योरिटीज दैट यू इन्वेस्ट इन। काफी सारे सिक्योरिटीज जब आप एक पर्टिकुलर जगह पे लेके आते हैं और आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो आपने किस किस सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया। अब सिक्योरिटी थोड़ा सा टेक्निकल टर्म हो गया, शायद आपको समझ में आने में डिफिकल्टी हो। तो सिक्योरिटी इज एनीथिंग दैट यू इन्वेस्ट इन। मैं इन सिंपल लैंग्वेज इतना आपको बता सकता हूँ। तो जैसे शेयर्स हो गए, म्यूचुअल फंड हो गए, गोल्ड हो गया, ईटीएफ हो गया, या आपने किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट किया है, तो ये भी एक सिक्योरिटी हो गई। जब आप मल्टीपल सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं और ये सब आपके पास है, आपने अपना फंड ऐसी मल्टीपल सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया हुआ है, इसी को पोर्टफोलियो कहते हैं। प्रफुल्ल सर, हमने बहुत बार है ना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन ये शब्द बहुत बार सुना है, उसके बारे में आप कुछ बताइए। सर, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन काफ़ी ज़रूरी है। ये एक काफ़ी बड़ा रिस्क मैनेजमेंट टूल है। इससे आप अपने पोर्टफोलियो का रिस्क काफ़ी कम कर सकते हैं। देखिए, हर एक पोर्टफोलियो का, जैसे मैंने आपको बताया कि पोर्टफोलियो में बहुत सारे सिक्योरिटीज़ होते हैं, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट जिन जिन जगह पे आपने इन्वेस्टमेंट किया है वो एक पोर्टफोलियो में जब आ गए उसे पोर्टफोलियो कहते हैं। अब एक पोर्टफोलियो का अपना एक रिस्क भी होता है और एक अपना रिटर्न भी होता है। ओके, सो जब हम रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं तो रिस्क अगर हमें कम करना है तो हम पोर्टफोलियो को डाइवर्स करते हैं। बहुत सारे लोग, जैसे मैंने आपको शुरुआत में भी बताया पॉडकास्ट के, कि बहुत सारे लोग टिप्स ले लेते हैं और काफी बड़ा अमाउंट एक ही शेयर में लगा देते हैं। अब होता क्या है कि आपका जो कंप्लीट पोर्टफोलियो का रिटर्न है वो एक पर्टिकुलर स्टॉक पे डिपेंडेंट है। वो स्टॉक चला तो आपका पोर्टफोलियो चलेगा, वो अगर स्टॉक गिरा तो आपका पोर्टफोलियो पूरा क्रैश हो जाएगा, काफी रिस्क आ जाएगा आपको। इसीलिए हम डाइवर्सिफाई करते हैं कि भाई चलो एक सेक्टर में मंदी है, दूसरे सेक्टर में तो तेजी है, एटलीस्ट वो शेयर तो कमा के देगा, तो आपका जो रिस्क होता है वो काफी कम हो जाता है। इसे काफी हम टेक्निकल लैंग्वेज में एक्सप्लेन भी करते हैं, ऑब्वियसली इसके काफी बड़े कैलकुलेशन है, बट एज ऑफ नाउ मैं आपको सिर्फ इतना समझाना चाहता हूँ और हमारे व्यूअर्स को भी मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब हम पोर्टफोलियो डाइवर्स करते हैं तो बहुत सारे सेक्टर्स पे हमारा रिस्क और रिटर्न्स डिवाइड हो जाता है। कोई नया इन्वेस्टर है जिसको इन्वेस्ट करना है, उसके पास कैपिटल अमाउंट कम है, तो उस ऐसे लोगों को आप क्या सलाह देंगे? सर, मार्केट में मैंने देखा है लोगों की ड्रीम्स तो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, लेकिन उनकी सेविंग्स काफ़ी छोटी होती है। और छोटी सेविंग्स को लेके अगर वो मार्केट में उतरते हैं, और मैंने बहुत लोगों को देखा है सर, काफ़ी रिस्क उठाते हैं, और इतना बड़ा रिस्क लेने के बाद जब मार्केट में छोटी मोटी मंदी भी आ जाती है तो सबसे प्रभावित होने वाले जो इन्वेस्टर्स हैं वो यही होते हैं जिन लोगों की छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स मार्केट में लगी हुई है। तो वो उनका रिस्क एपेटाइट, जिसे हम कहते हैं, रिस्क एपेटाइट काफ़ी कम होता है, वो ज़्यादा रिस्क सहन नहीं कर सकते हैं। ऐसे में उन लोगों को मैं यही सलाह दूंगा कि आप
पहले तो आप मार्केट को ठीक से सीख लीजिए, और ऑब्वियसली मार्केट सीखने में समय लगेगा, आपको एक्सपर्ट बनने में टाइम लगेगा। तब तक आप ये कर सकते हैं कि आप अपना पैसा एक्सपर्ट्स के हाथ में दें, वो संभाल लें, राइट। अब एक्सपर्ट्स के हाथ में देने का मतलब क्या है, बहुत मिसलीडिंग हो सकता है ये स्टेटमेंट, तो मैं नहीं चाहूंगा मिसलीडिंग हो। सो मैं ये सलाह दूंगा कि आप पहले म्यूचुअल फंड से शुरू करें। और म्यूचुअल फंड में अप्स एंड डाउन्स कैसे होते हैं, बिकॉज म्यूचुअल फंड क्या है, एक बहुत बड़ी संस्था है जहां पे प्रोफेशनली आपका फंड मैनेज होता है। जो इन्वेस्टमेंट आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में करेंगे उससे बेहतर होगा हमेशा कि आप अपना पैसा, छोटा अमाउंट है तो छोटा ही, कोई बात नहीं, एसआईपी में लोग करते हैं, लोग 1000 रुपए से भी शुरू कर सकते हैं। तो अगर एसआईपी आप शुरू करते हैं तो आपका पैसा बहुत अच्छे से डाइवर्सिफाई भी होता है और प्रोफेशनली मैनेज होता है। तो मैं ये कभी सलाह नहीं दूंगा कि आप अपना पैसा डायरेक्टली मार्केट में इन्वेस्ट कर दें बिना बहुत ज्यादा रिसर्च के, बिकॉज ऑब्वियसली आपका रिस्क एपेटाइट कम है। तो आप बेटर होगा हमेशा म्यूचुअल फंड के साथ इन्वेस्ट करें। आप म्यूचुअल फंड में इसमें भी आपको थोड़ी सी और एडवांस सलाह मैं दे सकता हूँ कि आप म्यूचुअल फंड में लार्ज कैप से शुरू करें। बहुत ज़्यादा मिसलीडिंग मैंने सेल्स होती देखी है इन मार्केट में, ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में भी, कि लोग स्मॉल कैप में, लोगों को जो म्यूचुअल फंड, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं ऐसे मार्केट में जो स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करने की सलाह देते हैं। तो मैं आपको हमेशा यही सलाह दूंगा कि आप हमेशा लार्ज कैप से शुरू करिए पहले। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट्स कम है, आपका आपने जो अमाउंट इन्वेस्ट करना है ये अगर कम है, तो आप हमेशा लार्ज कैप से शुरू करें, बिकॉज लार्ज कैप में रिस्क कम होता है, ऑब्वियसली थोड़ा रिटर्न भी कम होता है, लेकिन स्मॉल कैप में रिस्क ज्यादा होता है। तो आप हमेशा म्यूचुअल फंड से शुरू करें और उसमें भी लार्ज कैप से शुरू करें। सर, जैसे अभी आपने कहा कि लोगों को म्यूचुअल फंड में लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और आप ये भी बताइए कि जो गोल्ड ईटीएफ है वो क्या होता है और इससे आम जनता को क्या हम बोल सकते हैं कि फायदा होगा। सर, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि गोल्ड इंडिया में ट्रेडिशनली काफी पॉपुलर इन्वेस्टमेंट असेट रहा है, पर आज हम देख रहे हैं कि गोल्ड 88-89,000 के आसपास चल रहा है। तो अगर कोई स्मॉल इन्वेस्टर है जिसको समझिए 2,000-3,000 रुपए गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं हर महीने, तो वो कैसे करेगा? ऑब्वियसली फिजिकल गोल्ड उसके रीच के तो बाहर होगा, लाइक 2-3 हज़ार में वो कितना गोल्ड आ जाएगा, फिर उसकी सिक्योरिटी, प्योरिटी एंड जीएसटी, ऊपर के मेकिंग चार्जेस, काफी ज्यादा बर्डन हो जाता है। तो अगर सपोज कोई एक आम इन्वेस्टर है, वो देख रहा है कि अगले उसकी बेटी की शादी है, अगले 10 साल में उसकी बेटी की शादी है और उसको गोल्ड वगैरह उसको देना है, तो कैसे देगा, कैसे छोटे छोटे अमाउंट में आप इन्वेस्ट कर सकते हो? तो उसका एक सरल रास्ता है ईटीएफ। मैं हमेशा अपने इन्वेस्टर्स को सलाह देता हूँ जो छोटी अमाउंट लेके गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। गोल्ड अच्छा क्लास है, मैं गोल्ड के खिलाफ नहीं हूँ, पर गोल्ड अब इतना महंगा हो गया है कि आपको, आप मान के चलिए ना 80-89,000 है, अगर आप गोल्ड का कोई ऑर्नामेंट भी अभी लेते हैं तो कम से कम लाख रुपए आपको लेके चलना पड़ेगा। लेकिन लाख रुपए एट वंस अरेंज करना काफी डिफिकल्ट हो गया है। तो उसी का एक ये बहुत पॉपुलर रास्ता है, बहुत इजी रास्ता है, गोल्ड ईटीएफ। गोल्ड ईटीएफ में आप कम से कम 50 रुपए से शुरुआत कर सकते हैं हर महीने इन्वेस्ट करना। अब गोल्ड ईटीएफ होता क्या है, तो ये बेसिकली एक म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट है, इट्स अ क्लोज्ड एंडेड फंड। ईटीएफ जो होता है वो क्लोज्ड एंडेड फंड होता है, एंड इसमें क्या होता है कि जो एएमसी है, दैट इज एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ये गोल्ड, फिजिकल गोल्ड स्टोर करके रखते हैं, असली गोल्ड खरीद के रखते हैं, और उसके छोटे छोटे यूनिट्स आपको डीमैट फॉर्म में दे देते हैं इन द सेंस आपको मार्केट से खरीदना पड़ता है और वो आपके डीमैट अकाउंट में रहते हैं। अब इसका फायदा क्या है सर? तो इसका फायदा फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि एक्चुअल बिना फिजिकल गोल्ड की सेफ्टी बनाए बगैर आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो। इसमें मेकिंग चार्जेस आपको नहीं लगता है, इसमें आपको किसी भी तरह का जीएसटी नहीं लगेगा, राइट। और छोटी अमाउंट्स आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मान के चलिए आपको हर महीने 2,000 रुपए लगाने, तो अब 2,000 के लिए आप सोनार के पास तो नहीं जाएंगे और कोई सोनार आपको पैसा देगा भी नहीं, राइट। और सबसे बड़ी बात है कि सर इसमें लिक्विडिटी अच्छी मेंटेन्ड है, आप जब चाहे गोल्ड बेच के, दैट इज गोल्ड ईटीएफ मार्केट में बेच के आप पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, और जो रिटर्न्स आपको फिजिकल गोल्ड में मिलेगा उतना ही रिटर्न्स आपको इस ईटीएफ में भी मिलेगा। तो आपने मान के चलिए कि अगले 2 साल में मान के चलिए 12% का इंक्रीमेंट आता है गोल्ड के रिटर्न्स में, तो आपको 12% का ही रिटर्न्स आपको ईटीएफ में भी मिलेगा। अच्छा, जब आपका फिजिकल गोल्ड बेचने जाते हैं सोनार के पास में, तो उसमें भी आप देखा होगा आपको डिडक्शन मिलता है, राइट। आपको पूरे गोल्ड का पैसा वो देता नहीं है, बट ईटीएफ में ऐसा डिडक्शन का सिस्टम नहीं है। आप फुल वैल्यू पे एट पार अपना गोल्ड सेल कर सकते हैं और आपको फुल वैल्यू मिलेगा, जिससे आप ऑब्वियसली बाद में फिजिकल गोल्ड तो खरीद ही सकते हैं। तो एकदम गोल्ड के जैसा आपको रिटर्न भी मिलता है,
सिक्योरिटी की कोई टेंशन नहीं है, मेकिंग चार्ज की कोई टेंशन नहीं है, जीएसटी की कोई टेंशन नहीं है, और एंड में जब आप सेल करने जाते हैं तो डिडक्शन का भी कोई चार्जेस इसमें नहीं होता है। इसीलिए मैं हमेशा सलाह देता हूँ किसी को अगर गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो वो ईटीएफ में करे। अगर उसको फिजिकल गोल्ड की जरूरत नहीं है, गहने पहनने का शौक नहीं है, तो बेटर होगा हमेशा आप ईटीएफ में इन्वेस्ट करें। प्रफुल्ल सर, ये आईपीओ के बारे में बहुत सुना है कि आईपीओ है ना, ये आईपीओ एक्चुअली होता क्या है और क्या इसमें इन्वेस्ट करना सही है? एकदम बिगिनर इन्वेस्टर के लिए आपने एकदम सही सवाल पूछा, बिकॉज मैं ब्रोकिंग इंडस्ट्री में भी हूँ 2018 से, एंड काफ़ी बड़ा हाइप मैंने देखा है आईपीओ को लेके लोगों के माइंड में। आईपीओ बेसिकली इसका फुल फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जिसमें कंपनी पहली बार जब मार्केट में लिस्ट होने के लिए आती है, तो जब अपनी शेयर्स मार्केट में लोगों को ऑफर करा जाता है कंपनी द्वारा पहली बार, तो उसे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहा जाता है। आईपीओ में लोग सब्सक्राइब करते हैं। अगेन ये लॉटरी सिस्टम है कि इसमें आपको शेयर्स मिलेगा नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती है, तो जो अलॉटमेंट होता है वो लॉटरी बेसिस पे होता है, एंड लिस्टिंग होने के बाद फिर आप उसे बेच सकते हैं। तो ये बहुत बेसिक सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग हो गया आईपीओ के बारे में। सर पिछले 5 सालों में मैंने देखा है कि लोगों का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया है आईपीओ के थ्रू, बिकॉज इसमें होता क्या है मैं आपको सिंपल टर्म्स में बताता हूँ कि जो आईपीओ का प्रोसेस है वो करीब 7 से 10 दिनों का होता है। ये आज आईपीओ आएगा, 3 दिन तक ओपन रहेगा, उसके बाद आईपीओ अलॉटमेंट होता है, अलॉटमेंट होने के बाद 1-2 दिन में मार्केट में लिस्टिंग हो जाती है। तो लगभग 7 से 10 दिनों के बीच का ये प्रोसेस होता है, जिसमें आपको शेयर्स अगर मिला और लिस्टिंग हुई, और लिस्टिंग अगर पॉजिटिव हुई, तो इसमें नॉर्मली देखा गया है कि 50 to 100% तक का रिटर्न्स भी लोगों ने कमाया है। बट अगेन कुछ कंपनीज में ये रिटर्न मिलता है और काफी कम लोगों को ये आईपीओ अलॉटमेंट होता है। तो ये ऐसा क्यों होता है? सो दिस इज बेसिकली, जैसा मैंने आपको बताया कि ये लॉटरी सिस्टम है, जिसको मिलेगा मिलेगा। एंड आईपीओ में मैंने देखा है कि आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए लोगों का इंटरेस्ट काफी होता है, लेकिन लिस्टिंग के बाद वो इंटरेस्ट लोगों का खत्म हो जाता है, क्योंकि एक बार प्रॉफिट आ गया, लोगों को लगता है कि अब 50-60% या 100% का रिटर्न मिल गया है, तो अब इसमें कुछ बचा नहीं है। बट ऐसा नहीं है सर। आईपीओ में अगर उनको शेयर्स नहीं मिला तो उनका इंटरेस्ट अचानक से कम हो जाता है मार्केट में, वो पर्टिकुलर स्टॉक में। बट ये गलत है सर। मैंने देखा है कि पिछले 5 सालों में कुछ स्टॉक्स में लोगों ने 200 टाइम्स तक इन्वेस्ट किया है, मतलब एक शेयर के पीछे 200 एप्लीकेशन आई है। इस तरह का हाइप भी मैंने लोगों के माइंड में देखा है, उस तरह का मैंने आईपीओ में एप्लीकेशंस आते देखे हैं। तो एक तरह का कंसेंसस लोगों के माइंड में क्रिएट हो गया है कि भाई आईपीओ है तो पैसा हमेशा बनेगा, और हर आईपीओ में हमें लगाना ही लगाना है, ये नहीं मिला तो क्या होगा, अगला मिलेगा, राइट। और एक बड़ा सा फॉल्स इंप्रेशन लोगों के माइंड में क्रिएट हो गया है कि भाई आईपीओ में तो पैसा बनता ही है, अगर मुझे आईपीओ मिल गया तो डेफिनेटली मैं इसमें से कमाऊंगा। बट ऐसा नहीं है सर। आपको एक बात बताता हूँ, लोगों को आईपीओ रीड करना नहीं आता। ओके, वो अच्छी बुरी सभी तरह की कंपनी में पैसा लगा रहे हैं। रिसेंट में मैं कुछ कंपनीज को कोट करना चाहूंगा डेफिनेटली। पेटीएम जैसी कंपनी हो गई, जोमेटो जैसी कंपनी हो गई, इसमें और भी रीजन में कुछ कंपनियां आई थी जिनका आईपीओ में अच्छा रिटर्न्स नहीं मिला है, लोगों का पैसा फंस गया है। तो मैं हमेशा ये अपने व्यूअर्स को सलाह देना चाहूंगा कि आप आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले देखो, पढ़ो, समझो कि ये स्टॉक क्या है, ये किस तरह की सर्विसेज में काम कर रहा है। और एक बहुत बड़ी गलतफहमी है लोगों के माइंड में कि कंपनी को पैसे की जरूरत है इसलिए आईपीओ आया है। तो हमारी एक माइंड में एक गलतफहमी रहती है जो हमें पता नहीं कहाँ से डेवलप हुई है कि कंपनी को पैसे की जरूरत है इसलिए आईपीओ आया है। बट ऐसा नहीं है। एक सबसे बड़ा मिथ मैं यहाँ पे बस्ट करना चाहूंगा कि हमेशा कंपनी को फंड्स की जरूरत होती है इसलिए आईपीओ आता है, ये टोटली गलत है। आईपीओ में देखिए 2 प्रकार होते हैं, एक होता है ओएफएस और एक होता है फ्रेश इशू। ओएफएस का मतलब क्या होता है, ऑफर फॉर सेल। इसमें जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं वो अपने शेयर्स बेच रहे होते हैं जनरल पब्लिक को, और पैसा उनको मिल रहा होता है, इसमें कंपनी को कुछ नहीं मिल रहा। साथ ही साथ इसमें फ्रेश इशू भी हो सकता है। फ्रेश इशू का मतलब क्या है कि कंपनी नए शेयर्स जनरेट कर रही है, वो जनरल पब्लिक को बेच रही है, और जनरल पब्लिक से पैसा कंपनी में आ रहा है। तो अगर पैसा कंपनी में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कंपनी के आईपीओ में ज्यादातर अगर ओएफएस का कंट्रीब्यूशन है तो दैट मीन्स आपका जो पैसा है ना वो कोई और लेके जाएगा, कंपनी को इसका फायदा नहीं होने वाला है। तो आईपीओ आज के टाइम पे मैं जितने आईपीओ रीड करता हूं तो उसमें मैक्सिमम ओएफएस होते हैं, मतलब एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर अपने शेयर्स पब्लिक को बेच के जा रहे होते हैं, और
पब्लिक ये समझ नहीं पाती है कि ये आईपीओ का पैसा जो हम लगा रहे हैं, आईपीओ में जो पैसा लगा रहे हैं वो कंपनी को जा रहा है या एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को जा रहा है। तो वो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर एक्चुअली एग्जिट ले रहे होते हैं, वो कंपनी से मूव आउट कर रहे होते हैं, वो डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। लेकिन हमारे माइंड में ये है कि आईपीओ आ गया, आईपीओ मिल गया, मतलब अब तो हमारा काम बन गया, अब हम पैसा कमाएंगे। बट ऐसा नहीं होता है। हर एक कंपनी अंडर वैल्यूड नहीं होती है। देखिए, आईपीओ में आप तभी कमा सकते हैं जब कंपनी अपना शेयर्स कम भाव पे बेच रहा है, दैट इज अंडर वैल्यूड होके बेच रहा है और मार्केट ने उसको बहुत वैल्यू किया है, तब आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन जो स्टॉक, जो शेयर ऑलरेडी ओवर वैल्यूड में आपको मिल रहा है, मतलब जिस स्टॉक की कीमत आप मान के चलिए 100 रुपए भी नहीं है और उसका आईपीओ आया 700 रुपए का, तो आप डेफिनेटली लॉस करोगे। आप 700 रुपए में खरीद लोगे और मार्केट ने बाद में पता चला उसे 200 रुपए का लाके छोड़ दिया, आप डेफिनेटली लॉस करोगे। तो मेरी सलाह हमेशा इन्वेस्टर्स को यही रहती है कि आप पहले आईपीओ को स्टडी करिए, उसमें ओएफएस कितना है, उसमें फ्रेश इशू कितना है, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स ने क्या भाव पे परचेस किया था, ये सारी जानकारी फ्रीली अवेलेबल होती है, बस हमें रीड करने की देरी होती है। कंपनी अच्छा प्रॉफिट्स बना रही है, नहीं बना रही है, कंपनी की आगे जाके ग्रोथ कैसी रहने वाली है, कंपनी सबसे बेसिक पार्ट, कंपनी प्रॉफिट में भी है या नहीं, या कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है, राइट। तो ये चीजें हमें डेफिनेटली देखनी चाहिए आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले, ना कि जस्ट बस हमें एक बार आईपीओ मिल जाए तो मेरा काम हो जाए। ये माइंडसेट से हमें बाहर निकलना होगा। हर प्रॉफिट और हर आईपीओ प्रॉफिटेबल ही होगा, इस माइंडसेट से भी हमें बाहर आना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। सर, मार्केट में जो अप्स एंड डाउन्स हैं, आप उसको अपने इन्वेस्टमेंट में कैसे मैनेज करते हैं? बिल्कुल सही सवाल पूछा सर आपने। स्मॉल इन्वेस्टर्स की अगर हम बात करें तो मार्केट के अप्स एंड डाउन से वो बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। मार्केट ऑब्वियसली जब तक सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब ग्रीन कैंडल्स दिख रही है, सब मार्केट ऊपर जाता दिख रहा है, तो सब ठीक है। लेकिन जिस तरह का पुल बैक अचानक से मार्केट देता है, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आती है, कभी रिट्रेसमेंट आता है, तो ऐसे में स्मॉल इन्वेस्टर्स काफी घबरा जाते हैं। एंड मैंने देखा है वो लॉस मेकिंग अपने सारे स्टॉक्स बेच देते हैं और काफी बड़ा नुकसान सहन करके बैठ जाते हैं और घबरा जाते हैं फिर मार्केट से कि अब हम क्या करें, हमने तो बड़ा लॉस कर लिया। तो उन लोगों को यही सलाह देना चाहूंगा कि मार्केट की वॉलेटिलिटी से हमें घबराना पहले तो बंद करना होगा। देखिए, ये मार्केट है और मार्केट इसी तरह काम करता है, कभी अप होगा, कभी डाउन होगा, कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा, कभी आपको बहुत प्रॉफिट दिखाएगा, कभी लॉसेस भी दिखाएगा। लेकिन हमें ये सोच के चलना है कि हम मार्केट में कितने समय के लिए हैं, हमारा इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म है, मीडियम टर्म है या एकदम शॉर्ट टर्म है, राइट। शॉर्ट टर्म होगा तो ऑब्वियसली आपको डाउन साइड का भी बेनिफिट लेना चाहिए, अपसाइड का भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप छोटी मोटी वॉलेटिलिटी से मत घबराइए। आप कंपनी, जिन भी कंपनीज में आपने इन्वेस्ट किया, उन कंपनीज का लॉन्ग टर्म गोल्स देखिए, लॉन्ग टर्म उनके प्रोडक्ट्स देखिए और एक लंबे समय का, आप लंबे अवधि का इन्वेस्टमेंट आप मान के चलिए कि आप मार्केट में कर रहे हैं। मार्केट में अप्स एंड डाउन्स तो आएंगे, देखिए यही मार्केट की खूबसूरती है कि मार्केट अप भी चलता है, डाउन भी चलता है। आपको अगर आप अप साइड में नहीं इन्वेस्ट कर पाए, डाउन आया, आप तब इन्वेस्ट करिए, ऊपर गया आप फिर प्रॉफिट बुकिंग करिए, फिर नीचे आ गया। लेकिन आपको थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। ये मार्केट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का है। ये जो इक्विटी मार्केट है या शेयर मार्केट है, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने वालों के लिए जगह है। शॉर्ट टर्म वालों के लिए फिर आपको ट्रेडर माइंडसेट डेवलप करना होगा। तो अगर मैं इन्वेस्टर्स की बात करूं तो हमें छोटी मोटी वॉलेटिलिटीज के साथ घबराना नहीं चाहिए। इंडिया के जो ग्रोथ पर्सपेक्टिव है अगले 10 सालों में, जिस तरह का पर्सपेक्टिव में देख रहा हूँ, इंडिया काफी स्ट्रांगली ग्रो कर रहा है। अगर ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो इंडियन इकोनॉमी इज वन ऑफ द मोस्ट शाइनिंग इकोनॉमी अक्रॉस द ग्लोब और बहुत जल्दी मैं समझता हूँ कि वी विल बी अमंग्स द डेवलप्ड कंट्रीज। काफी टेक्नोलॉजी में भी हम आगे चल रहे हैं। बहुत सी सेक्टर्स का मैं काफी अपसाइड देख रहा हूँ। ओके, सो आपको ऑब्वियसली पहले तो सेक्टर आइडेंटिफाई करना होगा और अपने माइंडसेट को स्टेबल करना होगा कि ठीक है, मार्केट में अप्स एंड डाउन चलता रहता है, हमें छोटी मोटी वॉलेटिलिटी से घबराना नहीं है। स्पेशली अगर मैं लॉकडाउन की बात करूं तो लॉकडाउन में जिस तरह का डाउन साइड आया था, बहुत लोग घबरा गए थे कि अब हमारा इन्वेस्टमेंट कहीं जीरो तो नहीं हो जाएगा। पर जो लोग अपने मन को काबू में कर पाए और इस वॉलेटिलिटी से ना घबरा के उन्होंने अपने होल्डिंग को इन्वेस्टमेंट किया, सर उन लोगों ने 2 to 3 टाइम्स रिटर्न्स कमाया है। 2 to 3 टाइम्स में बात कर रहा हूँ, 2 to 3 टाइम्स का रिटर्न उन्होंने अपने पोर्टफोलियो पे कमाया। तो ये पावर है स्टॉक मार्केट का।
डाउन साइड भी दिखाएगा, अप साइड भी दिखाएगा, बट हमें अपने आप को स्ट्रांग रखना है मार्केट के डाउन साइड्स में। सही बात है सर। प्रफुल्ल सर, ये इंट्राडे बहुत सुना है ना स्टॉक मार्केट में, इंट्राडे इंट्राडे, ये इंट्राडे एक्चुअली होता क्या है? बिल्कुल सही सवाल पूछा सर आपने इंट्राडे के बारे में। सो इंट्राडे, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स। एक इंट्राडे ऑर्डर होता है और एक डिलीवरी ऑर्डर होता है। जनरली आप जब अपने ऐप में देखते हैं तो उसमें आपको इंट्राडे भी दिखाई देगा और डिलीवरी भी दिखाई देगा। तो अगर आपने इंट्राडे ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो इसमें क्या होता है कि आपने आज बाय किया, सपोज आपने 9:30 बजे बाय किया कोई पर्टिकुलर स्टॉक एक्स क्वांटिटी में, तो आपको प्रॉफिट बुक करना ही है या लॉस बुक करना ही है 3 बजे तक, क्योंकि जनरली मैक्सिमम ब्रोकर्स का जो कट ऑफ टाइम होता है, इसे MIS ट्रेड बोलते हैं। MIS ट्रेड्स को जो स्क्वायर ऑफ करने का टाइम होता है वो 3:10 से 3:15 के बीच में होता है। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर आपने 3 बजे तक, मान के चलिए 3 बजे आपका कट ऑफ टाइम है, तो आपने 3 बजे तक या तो प्रॉफिट बुक करना है या तो लॉस बुक करना है। तो सपोज आपने 9:30 बजे खरीदा है तो आपको 3 बजे तक सेल करना ही करना है। अब वो ऊपर रहा तो आपको प्रॉफिट है, नीचे रहा तो आपको लॉस है। इसे इंट्राडे कहते हैं। ओके, अगर आपने 3 बजे तक अपना प्रॉफिट या लॉस बुक नहीं करा तो ब्रोकर के पास ये पावर होती है कि आपका वो ऑर्डर या वो पर्टिकुलर ट्रेड स्क्वायर ऑफ कर सके। आपका जो भी एग्जीक्यूटेड ऑर्डर होगा, ट्रेड होगा, वो स्क्वायर ऑफ कर देंगे। स्क्वायर ऑफ करने का मतलब है वो आपकी पोजीशन सेल कर देंगे बिना आपके कंसेंट के। वो पावर्स उनके पास होती है। अब लोग इंट्राडे मैक्सिमम क्यों करते हैं? क्योंकि इंट्राडे में लगता है मार्जिन। अब मार्जिन क्या होता है? तो सपोज अगर आपने 1 लाख रुपए के शेयर्स खरीदे, लेकिन 1 लाख रुपए के शेयर्स के पीछे आपको जो डिपॉजिट करना होता है, जो मार्जिन देना पड़ता है, वो केवल 20% होता है। दैट मीन्स 20,000 रुपए टेबल पे रख के, 20,000 रुपए आप अपना मार्जिन, ब्रोकर के अकाउंट में 20,000 मार्जिन रख के आप 1 लाख तक का एक्सपोजर ले सकते हैं। उससे क्या होता है? आपको लेवरेज मिलता है। मतलब मान के चलिए आपने 1000 शेयर्स खरीदे, 1 लाख रुपए में आपने 1000 शेयर्स खरीदे। अब आप अगर डिलीवरी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो आपको पूरा 1 लाख रुपए टेबल पे रखना पड़ेगा, आपको पूरा 1 लाख रुपए जमा करना पड़ेगा, तब आप 1 लाख की बाइंग कर सकते हैं, राइट। पर अगर आपने इंट्राडे सेलेक्ट करा तो केवल 20,000 में आप 1 लाख तक का मार्जिन, 20,000 मार्जिन रख के आप 1 लाख तक का एक्सपोजर ले पा रहे हैं। इसको मार्जिनिंग सिस्टम एंड MIS ट्रेड्स बोलते हैं, जिसे आप आम भाषा में इंट्राडे भी बोलते हैं। उनके माइंड में इस चीज को लेके भी काफी सारे डाउट्स हैं कि इंट्राडे कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट है या इंट्राडे कोई एक सिस्टम है। तो ऐसा कुछ नहीं है इंट्राडे में। इन शॉर्ट, इंट्राडे अगर आप आज बाय करके आज ही अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करते हैं और आप छोटा प्रॉफिट्स लेके भी चला रहे हैं काम, तो उसको इंट्राडे कहते हैं। सो इंट्राडे में मैं आपको बताऊं जेन्युइन इंट्राडे क्या है। लोगों के माइंड में इस चीज को भी लेके काफी गलतफहमियां हैं कि मैंने आज बाय कर लिया, आज सेल कर लिया, मेरा हो गया इंट्राडे। लेकिन कितनी क्वांटिटी? 10 क्वांटिटी, 50 क्वांटिटी, ऐसा नहीं होता है सर। इंट्राडे एक्चुअली, जब बड़े ट्रेडर्स जो एक्चुअल इंट्राडे करते हैं उसमें क्या होता है, वो बड़ी क्वांटिटी के साथ ट्रेड करते हैं, 1 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख क्वांटिटी के साथ ट्रेड करते हैं और बहुत छोटे मार्जिन्स कमाने का देखते हैं, जैसे 10 पैसा, 5 पैसा, लेकिन इनटू 10 लाख क्वांटिटी या 2 लाख क्वांटिटी, इस तरह की क्वांटिटी में जब आप ट्रेड करते हो ना, उसे एक्चुअली इंट्राडे कहते हैं, राइट। लेकिन बहुत सारे लोग है ना, मैंने देखा है कि 10, 5, 50 क्वांटिटी और फिर दिन भर बैठे रहेंगे, बाय करेंगे, सेल करेंगे और बड़ी अमाउंट टैप करने का देखते हैं। बिकॉज आप देखिए, आपने अगर आज अपना दिन डेडिकेट किया है स्टॉक मार्केट के लिए, तो आप एटलीस्ट इमेजिन करेंगे कि मुझे 500 रुपए, 1000 रुपए तो दिन का मिल जाए, राइट। अगर एक ट्रेड होगा मुझे 500, 1000 रुपए मिल जाए, तो लोग क्या करते हैं, बाय करेंगे, 10, 15 रुपए कमाने के पीछे देखेंगे और लेंगे कितना? कम क्वांटिटी, 10, 20, 50 क्वांटिटी लेंगे। अब उस पे कभी तो 10 रुपए की मूवमेंट आएगी, कभी नहीं भी आएगी, राइट। सो लिया, बाय किया, 2 रुपए ऊपर गया और बाद में 10 रुपए नीचे आया। अब ऐसे में आप क्या करोगे? ऐसे में आप लॉस ही करते हो। सो बहुत सारे लोग हैं जो इंट्राडे में लॉस करते हैं क्योंकि वो इंट्राडे को ठीक से समझ नहीं पाते हैं। जो एक्चुअल इंट्राडेज मैंने देखे हैं, एक्चुअली अपने नजरों से देखे, वो ट्रेड्स ऐसे होते हैं कि उसमें बड़ी क्वांटिटी डील करते हैं और छोटे मार्जिन, मतलब 10, 5, 50 पैसा तो बहुत बड़ी बात हो गई। अब आप बोलोगे सर 50 रुपए कितने रुपए के स्टॉक पे? 50 पैसा कितने रुपए के स्टॉक पे? तो भाई 50 पैसा 50 पैसा, दे आई ओनली 50 पैसा। वो 200 का भी स्टॉक खरीदेंगे, 2000 का भी स्टॉक खरीदेंगे, लेकिन क्वांटिटी बड़ी रखेंगे। तो बड़ी क्वांटिटी, छोटा डिफरेंस इज एक्चुअली इंट्राडे जो आपको बुक करना है, अपसाइड में भी, डाउन साइड में भी। लेकिन लोग करते क्या है गलती
कि वो बड़ा मार्जिन टैप करने का देखते हैं छोटी क्वांटिटी के साथ में, वहां पे जनरल इन्वेस्टर फंस जाता है। तो ये एक अगेन एक बड़ी गलती है जो एक लेमैन शुरुआत में जब मार्केट में एंट्री करता है तो वो गलतियां करता है। प्रफुल्ल सर, ये ऑप्शन मार्केट क्या होता है और क्या इससे पैसा कमाया जा सकता है? सर बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि बहुत सारे जो न्यू एंट्रेंट हैं, जो मार्केट में नए ट्रेडर्स एंट्री कर रहे हैं, वो सबसे पहले शुरू हो जाते हैं ऑप्शन मार्केट को लेके। कॉल खरीदेंगे, पुट खरीदेंगे, निफ्टी खरीदेंगे, बैंक निफ्टी खरीदेंगे। बिना इसकी सही जानकारी लिए लोग ऑप्शंस में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, जो कि मैं समझता हूँ सर काफ़ी रिस्की है और बहुत लोगों ने पैसा कमाया। आप जब भी अपने स्टॉक मार्केट के ऐप में लॉग इन करते होंगे, आपको एक मैसेज आता होगा कि 9 आउट ऑफ 10 इन्वेस्टर्स आर मेकिंग लॉसेज इन डेरिवेटिव्स एंड ऑप्शन मार्केट्स। और वो सेबी का एक मैंडेटरी ये है, वो सेबी का एक मैंडेटरी मैसेज है जो हर एक ब्रोकर को लॉगिन करने पे अपने क्लाइंट्स को देना ही देना है। सो ऑप्शंस में सर बहुत फास्ट ट्रेडिंग होती है। ऑप्शंस में कॉल पुट नॉर्मली सीईपी जो मार्केट में ट्रेंड है, ये वर्ड का सीईपी, निफ्टी बैंक निफ्टी का, तो मैं आपको बता दूं आम जनता के लिए, नॉर्मल छोटे इन्वेस्टर्स के लिए ये मार्केट नहीं है। प्लीज नोट माय वर्ड्स, स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए ऑप्शन मार्केट अच्छी जगह नहीं है, स्पेशली जब आपको इसकी जानकारी ना हो, आपको इसके बारे में प्रॉपर ट्रेनिंग ना मिली हो। ऑप्शन से पैसा कमाया जा सकता है, डेफिनेटली कमा सकते हैं, लेकिन कमाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है ऑप्शंस मार्केट में, स्पेशली नए इन्वेस्टर्स। तो जिसने कभी इक्विटी की भी वॉलेटिलिटी नहीं देखी हो और वो ऑप्शंस की वॉलेटिलिटी देखेगा तो ऑब्वियसली वो घबरा ही जाएगा। क्योंकि ऑप्शंस में कैसा होता है सर, मैं आपको बताऊं, काफी ज्यादा लेवरेज प्रोडक्ट है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको लाख रुपए की पोजीशन लेनी है, आप 20,000 में भी ले सकते हो इक्विटी में इंट्राडे में। ऑप्शंस में ये काम आपका 2-4 हजार में भी हो जाएगा। ओके, सो इस तरह का लेवरेज आपको मिलता है और बहुत एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। अब मैं एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी का एक एग्जांपल देता हूँ। एक ऑप्शंस मैंने खरीदा था, 30 रुपीज समथिंग का था वो जब मैंने बाय किया, एंड आप बिलीव नहीं करेंगे अगले 15 मिनट में वो 250 भी हो गया और उसके आधे घंटे में वो नीचे आके 5 रुपए पे बंद हो गया था। इस तरह की वॉलेटिलिटी आपको ऑप्शंस मार्केट में देखने मिलती है। अब बिकॉज वी आर ट्रेंड, हमने वॉलेटिलिटी सहन करना सीखा है मार्केट में, एंड हमें मालूम है कि ऑप्शंस कब ऊपर जाएगा कब नीचे जाएगा, इसके साथ और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको सपोर्ट करेंगे या ड्रैग डाउन करेंगे, नीचे की तरफ इसको पुल करेंगे, ये चीजें हमें पता है। बट आम पब्लिक को सिर्फ कॉल पुट उन्होंने देख लिया, वो किसी यूट्यूब चैनल से प्रेरित हो जाते हैं और फिर उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं, और फिर वो ये नहीं देखते कि वो बंदा कितने सालों से इस चीज में लगा हुआ है और कितना बड़ा कैपिटल उसने इन्वेस्ट किया है। राइट, सिर्फ हम ब्लाइंडली फॉलो करना शुरू कर देते हैं, ब्लाइंडली ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं बिना उस चीज को समझे, और एक टाइम ऐसा आता है सर, आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे पास कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने 25-25, 30-30 लाख रुपए ऑप्शंस में गवा के वो अब सीखना आना चाहते हैं। सो मैं ये समझता हूं सर कि पहले सीख लिया जाए। अब 25 लाख तो बहुत एक्सट्रीम अमाउंट हो गई, बट 2 से 4 लाख नॉर्मली ऑप्शंस में लॉसेस करके लोग आते हैं फिर सीखने के लिए। तो मैं यही कहूंगा कि सर इतनी बड़ी फीस मार्केट को देने से अच्छा छोटी फीस देके आप पहले सीख लो, ऑप्शंस को सही तरीके से समझ लो, उसके बाद ऑप्शंस में आप इन्वेस्ट करो। बिल्कुल सही बात है सर, समय की थोड़ी कमी है, सवाल बहुत सारे हैं। सर अगर काश कोई आपको कांटेक्ट करना चाहे, भले ही वो ट्रेडिंग के लिए है या कोचिंग के लिए, तो आप उनकी कैसी मदद कर सकते हैं? अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या ट्रेडिंग करना चाहते हैं और आप समझ नहीं पा रहे हैं कि कहाँ से शुरुआत करें, सो डेफिनेटली आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ आप stockstreets.com करके हमारी वेबसाइट भी है, वहाँ से भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली बीइंग अ ब्रोकर तो मैं आपकी उसमें मदद कर सकता हूँ। कहाँ से आपको शुरुआत करनी है, अगर आपको म्यूचुअल फंड से शुरुआत करनी है, इक्विटी से शुरुआत करनी है, डेफिनेटली वी कैन हेल्प यू आउट। साथ ही साथ हमारे बैचेस भी चलते हैं जिसमें 1 महीने से लेकर 6 महीने तक के कोर्सेज हैं जो कि आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो उस सभी डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी एंड आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे कोर्सेज भी चलते हैं जो कि 1 महीने से लेकर 6 महीने तक हैं, जिसमें हम टेक्निकल एनालिसिस कंप्लीट बेसिक से लेके एडवांस तक, इक्विटी ऑपरेशंस है, फंडामेंटल एनालिसिस है, किसी को अगर डेट मार्केट सीखना है तो डेट मार्केट रिलेटेड है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सीखना है, तो इन सभी अलग अलग टॉपिक्स पे हमारे क्लासेस भी चलते हैं, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्रफुल्ल सर, बहुत अच्छा लगा आप आए, आपने अपना समय दिया, इसके लिए थैंक यू वेरी मच।
Thank you, Sachin sir, for having me on this podcast. And it was really wonderful to share my views and thoughts on stock market with you and your audience. Thank you so much. तो ये थे प्रफुल्ल सर जिन्होंने शेयर मार्केट के बारे में हम लोगों को एनलाइटमेंट कर दिया है। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो आप प्लीज कमेंट कीजिए, अगर कहीं कमी है उसके बारे में भी बताइए, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आगे के लिए मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।